ही पेपर फाइलिंग हो रही है एनएससी के आईपीओ की। करीबन ऐसा माना जा रहा है कि 30,000 करोड़ से 32,000 करोड़ के बीच का ये आईपीओ आ सकता है, यानी कि इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। Hyundai का आईपीओ भी 27,000 करोड़ का था, जिसके बाद अब एनएससी की फाइलिंग के हिसाब से बाकी डिटेल्स तो उसके बाद पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि इतना बड़ा आईपीओ ये हो सकता है। 6% स्टेक सेल करने की बात कही जा रही है। ऐसे में एक तो एनएससी के आईपीओ पर, और दूसरा जो हमने भी बात की कि रिलायंस अपना उसका रिलायंस जियो अपना आईपीओ के पेपर फाइल करने वाली है। हो सकता है कि फ्राइडे तक उसकी अनाउंसमेंट हो भी जाए उनकी एजीएम में। तो आईपीओ मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप, और स्पेसिफिकली इन दोनों आईपीओस पर कोई व्यू आपका? जी सो पहले तो लेट्स टॉक अबाउट दी एनएससी आईपीओ। यस, काफी लार्ज है। और ये एक्चुअली आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा ब्रिंग अप किया कि ये आईपीओ जो आ रहे हैं, ये एक दूसरा हर्डल है इंडियन मार्केट्स के लिए। बिकॉज क्या कर रहा है, ये लिक्विडिटी सक आउट कर रहा है। हमारे म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा आ रहा है, एक तो हमें वी आर काइंड ऑफ गिविंग एन एग्जिट टू द फॉरेनर्स बाय बाइंग द स्टेक, पर साथ में दूसरे साइड क्यूआईपीज, आईपीओज, राइट्स इश्यूज, ये सब बंद ही नहीं हो रहे। सो व्हाट्स हैपनिंग इज दैट द मार्केट में जो भी फ्रेश लिक्विडिटी आ रही है इज गेटिंग सक्ड आउट देयर एंड नॉट अलाउिंग द मार्केट्स टू गो अप। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, इट कुड काइंड ऑफ हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट अगेन, क्योंकि ये सेलिंग, ज्यादातर सेलिंग शेयर होल्डर्स, आई मीन इफ दे आर फॉरेनर्स, द मनी मे गो आउट एंड नॉट कम बैक। अगर डोमेस्टिक फंड्स है, यानी कि समझो एलआईसी या आईडीबीआई या आईएफसीआई या एनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, so that money may come back into the Indian system again, which is great because it can either be used for loan growth या फिर fresh investments. अगर LIC बेच रही है तो LIC can make investments in other stocks compared to what जो उनका value lock था. So we need to see how it goes, but yes, IPO market वापस थोड़ा सा heat up हो रहा है, and that is a slight bit of a negative from the secondary market point of view, not from anything else. जियो के एनएससी, आई थिंक द प्रॉब्लम एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स, अगर हम तीनों एक्सचेंज काउंटर्स की बात करें, तो दे आर गोइंग थ्रू द गोल्डन पीरियड, जहाँ पे वॉल्यूम्स आर सो हाई बिकॉज एफएनओ साइड पे, ऑप्शंस पे स्पेशली, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है कि पीपल आर अलाउड टू, आर एबल, नॉट अलाउड, आर एबल टू मेक सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय डूइंग कॉल्स, पुट्स एंड ऑल ऑफ दैट, जब वॉलेटिलिटी रहती है। अगर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, देन व्हाट हैपेंस इज कि वॉल्यूम्स थोड़े अगर सबड्यूड होने लगते हैं, देन द प्रॉफिटेबिलिटी वैनिशेस, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत स्ट्रांग है ये सब काउंटर्स के, क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड है। पर जैसे टर्नओवर बढ़ता है, वो सब एक्स्ट्रा टर्नओवर गो स्ट्रेट टू माय पीबीटी लेवल, मेरे को सिर्फ टैक्स भर के उस पे प्रॉफिट आई रिपोर्टेड एज प्रॉफिट। तो आई फील कि ये टाइमिंग ऑफ द एनएससी आईपीओ इज अ लिटिल डेंजरस फॉर फ्रेश इन्वेस्टर्स, क्योंकि क्या होगा कि अगर अगर ग्लोबली या अगर इंडिया में कुछ रीजन से वॉलेटिलिटी या अगर मार्केट सबड्यूड हो जाते, देन द इन्वेस्टर्स विल लूज। ये स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे काउंटर्स है, पर इनके स्ट्रक्चरल में सैक्रिकलिटी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा कॉशियस रहना। जियो ऑन द अदर हैंड, अगर उनका आईपीओ आता है, आई एक्चुअली एम वेरी बुलिश, क्योंकि दिस इज नाउ अ थ्री प्लेयर मार्केट, टेलीकॉम, राइट? एक भारती एयरटेल, एक जियो, थर्ड वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया लंगड़ा घोड़ा चलते रहता है अपने आप, जैसे भी कैसे सर्वाइव करने के लिए। बट द ग्रोथ स्टोरी इज कमिंग रियली फ्रॉम जियो एंड भारती। दोनों के पास नॉट ओनली मोबाइल कनेक्टिविटी है, बट होम नेटवर्क्स है जो काफी अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। सो ही फील के एज growth in volumes, number of subscribers happens, both telecom and home network, और थोड़े से ARPUs increase होते रहेंगे, क्योंकि being a three player market, it becomes easy for them to increase prices, क्योंकि competition तो कोई नया आने वाला है नहीं। एंड वोडाफोन तो बहुत खुश है अगर प्राइसेस बढ़ते, क्योंकि he desperately requires it, but Jio and Bharti Airtel grow their profits quite significantly. So I feel कि ये दोनों भारती और अगर जियो का आईपीओ जब आएगा, बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स व्हाट प्राइस इट कम्स एट, आल्सो यू हैव टू सी वैल्यूएशन भी देखना है। टुडे वी कैन से व्हाटएवर कि यस, लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है, पर अगर आप मुझे 50 टाइम्स अर्निंग्स पे या 60 टाइम्स अर्निंग्स पे, तो इट बिकम्स इलॉजिकल टू बाय इट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू सी, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली टेलीकॉम स्पेस पे हम बहुत ज्यादा बुलिश है। बिल्कुल बिल्कुल। वरुण सर,
एक बार आईटी सेक्टर पर नजर डालते हैं कि आईटी सेक्टर भी आज अच्छा चल रहा है। आईटी में कुछ पसंद आ रहा है आपको? मैंने जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब मेरी आवाज क्लियर है? मैंने जी आपकी आवाज ओके। जी आ आपको रही है, आप जी बताइए। ठीक है। चलिए, मैं आईटी सेक्टर पर आपसे पूछ रही थी सर कि आईटी सेक्टर पर जी क्या आपको आपका व्यू क्या है इस वक्त, उस पर आपको कुछ पसंद आ रहा है? क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं जो आज के गेनर्स में भी शामिल है, जैसे कि विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, तीनों ही बड़े स्टॉक्स फिलहाल शामिल है। टेक महिंद्रा भी इसमें शामिल है गेनर्स में। तो क्या करना चाहिए फिलहाल, और कोई स्टॉक आपको पसंद हो अगर इसमें? जी देखिए मोहिनी जी, आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो लाइफ हाई से करीबन 30-35% का एक काफ़ी बड़ा गिरावट हमने देखा है। और लाभ देखेंगे तो फरवरी मंथ में ही हमने करीबन 20% का फॉल देखा था, जो भी न्यूज़ फ्लो अराउंड था। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉटम आउट प्रोसेस चल रहा है, जो निफ्टी बैंक और निफ्टी ने यहाँ पर एक बॉटम आउट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब आईटी सेक्टर में वो प्रोसेस चल रहा है। साथ ही में आप देखेंगे तो करीबन 27,000 का जो आईटी जो निफ्टी आईटी में जो लो लगा था करीबन 14 मई को, फिर से रिविजिट करने की कोशिश की थी 11 जून के आसपास, और वहां से एक बाउंस कर रहा है। अभी भी आप टेक्निकली आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर अपने 200 एसएमए के नीचे कारोबार कर रहा है। 24 एसएमए के अराउंड, ईएमए के अराउंड यहाँ पर एक हर्डल है। बट यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है। जब तक 27,000 26,050 500 का जो जोन है, अगर निफ्टी आईटी संभाल लेता है तो यहाँ पर एक बॉटम आउट हो सकता है। अगर अगर हम जो शेयर्स की बात करें पसंदीदा, तो देखिए आज कल कॉफर्स की एक यहाँ पर एक इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, और वहां पर काफी पॉजिटिव निकल के आए थे। और साथ ही में आप अर्निंग्स भी देखेंगे तो कॉफर्स ने काफी अच्छी अर्निंग्स भी दिए थे, और जो आउटलुक था वो भी काफी बढ़िया था। कोफोज पे हमारा यहाँ पर रुझान रहेगा। यहाँ पर करीबन आप देखिए अपने 200 ऐसे में करीबन 1480 के अराउंड यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक, और एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न्स बन रहे हैं डेली चार्ट्स पर। तो बिल्कुल कोफोज में कोई भी यहाँ पर गिरावट आती है करीबन 1360 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। और करीबन 1500 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिलती है तो काफी एक बड़ी रैली हो सकती है करीबन 1800 के जोन के आसपास। तो कोफोज हमारा एक पसंदीदा रहेगा। और दूसरा एक ओएफएसएस आप देखेंगे तो ओएफएसएस का जब भी अर्निंग्स आए थे तब भी आप देखेंगे तो वहां पर मैनेजमेंट गाइडेंस, वहां पर उनका आउटलुक और जो अर्निंग्स आए थे काफी बढ़िया रहे थे। एक मीनिंगफुल करेक्शन भी आ चुका है काफी बड़ी रैली के बाद, और अब स्टॉक जो डेली के 52 और 24 ईएमए के बीच में यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर अपना 9500 9550 के ऊपर स्टॉक स्टैटल होना शुरू करेगा, यहाँ से फिर से हम एक रैली देख सकते हैं करीबन 10,200 के जोन के अंदर। अगर कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आप 9350 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं। सर, एक और स्टॉक देखिएगा, ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है, इस पर क्या कर सकते हैं चार्ट्स पे? जी देखिए मोहिनी जी, वाइट गुड स्टॉक में हमने काफी बड़ी रैली देखी थी, उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी देखी थी। अब फाइनली आप देखेंगे तो वोल्टास और ब्लू स्टार के अंदर आज के सत्र में अब करीबन लास्ट 2 दिन से काफी बड़ी एक रैली देखने को मिल रही है। करीबन 1500 के जोन में ब्लू स्टार ने काफी एक अच्छा एक कंसोलिडेशन किया है, और वहां पर आप देखेंगे तो करीबन 6 अप्रैल को जो लो लगे थे फिर से यहाँ पर रिविजिट हुए थे 2 जून के आसपास, और वहां से स्टॉक अपना अपवर्ड जर्नी शुरू कर रहा है। अब यहाँ पर 1750 के अराउंड आप देखेंगे तो एक हर्डल है, वहां पर अपना 200 एसएमए भी है, और वहां पर स्टॉक ने लास्ट आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन किया था, तो एक हर्डल हो सकता है। तो यहाँ पर जो रैली आनी थी, जो नीचे से पुल बैक आना था, वो आ चुका है। हाल फिलहाल नई एंट्री नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद फिर 1750 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और वहां पर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है, तब एंट्री करेंगे। हाल फिलहाल यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। समीर सर, एफआईआईज की अगर मैं बात करूं तो एफआईआईज की लगातार बिकवाली तो हम देख ही रहे हैं। परसों हल्की खरीदारी नजर आई, कल के सेशन में सिर्फ 200 करोड़ की खरीदारी, और सेलिंग उससे कहीं ज़्यादा। तो ऐसे में इनकी वापसी के और क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं? गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने एलटीसीजी कम किया, बट वो भी सिर्फ जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनके हिसाब से कि वहां पर बाइंग आए, लेकिन इक्विटी में बाइंग लाने के लिए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं उनकी वापसी के लिए? तो आई थिंक इट्स थोड़ा गवर्नमेंट कर सकती है बाय गिविंग द लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रिलीफ, थोड़ा कुछ अगर दे सकती है दैट कुड हेल्प। बट आई डोंट थिंक कि ये इवेंचुअली उसके वजह से आ रहे या जा रहे। द स्टोरी दैट इज द प्रॉब्लम जो हुआ है ओवर द लास्ट ईयर एंड अ हाफ, अगर थोड़ा 2 मिनट आप मुझे दे टू डिस्कस इट, तो the foreigners have, अगर स्टॉक मार्केट में आपका लास्ट 3 years में 25-30% रिटर्न आया है, अगर आप देखें तो यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 to 15% इन करेंसी ओवर द लास्ट 3 years। सो आपका रिटर्न नेट नेट 15% आता है। इफ आई एनुअलाइज दैट, इट कम्स टू कंपाउंडेड ग्रोथ ऑफ 4.2-4.3%, राइट? नाउ अगर मैं यूएस के बॉन्ड्स में ये टाइम पे रहता
तो I got 5% return from there without taking any risk. So multiple things are required. One, एक करेंसी स्ट्रेंथनिंग, यानी कि कॉन्फिडेंस की करेंसी गिरना बंद करे, क्योंकि अगर मैं आज भी पैसा डालूं and 2 years down the line I make a 20% return but the currency is down 10%, तो मेरा रिटर्न तो 10% ही हुआ ना. तो what have I achieved great by taking so much risk by investing in an emerging market जहां risks are higher. Second, हमारे पास जो एआई नहीं है, एआई की इन्वेस्टमेंट्स इतनी कम है, तो जो ग्लोबली सब लोग एआई ट्रेड पे खेल रहे हैं, सो दैट मनी इज गोइंग आउट एंड गोइंग टू द एआई. तो इफ द एआई ट्रेड स्टार्ट्स फेलिंग एंड पीपल से नहीं ये नहीं चलने वाला है, वी नीड टू फोकस मोर ऑन एक्चुअल बिजनेसेस, देन दैट मनी कैन प्रोबेबली स्टार्ट कमिंग इन. थर्ड जो हो सकता है कि वैल्यूएशंस करेक्ट करें, क्योंकि वी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास और इंश्योरेंस कंपनीज और रिटेल इंडिविजुअल सब लोग ने इतना पैसा मार्केट में डाला है कि वी हैव गिवन एन एग्जिट टू देम एट अ वेरी डिसेंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल या प्राइस टू बुक मल्टीपल या ईवी बाय एबिटा मल्टीपल, आप कोई भी मल्टीपल वैल्यू देख लीजिए, they are exiting stocks at 40 and 50 times. Unless the valuation starts coming down to 25, 30 times, they may not come back in a big way. So one of these three things have to give. AI trade, difficult to call when the bubble will burst or if there is a bubble. So I don't know. Valuation multiples India में correct कर सकते हैं. If the monsoons are really bad, then yes, markets will fall. अगर आप 3 years या 4 years का व्यू देखें तो yes, 1 year we will go through or maybe 2 years we will go through, but then from a longer term perspective, earnings will start looking better and then the FIs may come in. Alternatively, US dollar starts weakening for whatever reason and rupee starts strengthening, then the FI flows can come back. तो तीनों में से एक या दो भी अगर होते, then the FIs can come back. अगर ये नहीं, confidence boosters नहीं आते हैं, then it seems difficult to bring the FI back. In fact, हम कंटिन्यूसली सेल देखते जाएंगे. एंड मैं किसी से बात कर रहा था एंड वी वर हैविंग दिस हेल्दी डिस्कशन. जब भी इतना रिटेल मनी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, एवरीवन सेज ये टाइम अलग है, एसआईपी है, इट्स नॉट लमसम, तो रिस्क कम है. बट दिस इज डम मनी कमिंग इनटू द मार्केट, क्योंकि दे हैव नथिंग बेटर टू डू विद इट. आई हेट टू से दिस कि बट इट इज डम मनी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि they do not look at valuation. They just कि पैसा डालो 40 times है, 50 times है, 20 times है, 10 times है, वो नहीं देखते. And smart money going. So is it a transfer of wealth from the small investor to the large investor again? That needs to be seen and वो हमें मालूम पड़ेगा over the next 1 to 2 years only. बिल्कुल सर. ये सब बिल्कुल आपने जो ट्रिगर्स बताए ये एक्चुअली बहुत अहम है, क्योंकि